ज्यामितीय समावयवियों की संख्याओं का निर्धारण करना हमने सीखा। प्रकाशीय समावयवियों की संख्याओं का निर्धारण करना सीखा। आज हम देखेंगे कि संरचनात्मक सूत्रों के संरचनात्मक समावयवियों की संख्याओं का निर्धारण हम कैसे करें। ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती क्योंकि इसमें सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ चीजों को जानना जरूरी है। हमने वलय श्रृंखला समावता को भी हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, वलय श्रृंखला समावता हम उस टाइम पे थोड़ी सी डिस्टर्ब करती, इसलिए हमने उसको छोड़ा था। तो हमने अगले क्लास में, आज की क्लास में हम इनको देखने वाले हैं। असंतृप्तता की कोटि यानी कि जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU, समावयवियों की संख्या का निर्धारण, प्रकाशीय समावयवियों को प्रदर्शित करने की विधियां, ज्यामितीय समावयवियों को प्रदर्शित करने की संख्या विधियां। तो इसके बाद हम देखेंगे क्विज। तो आज की क्लास काफी चीजों से रिलेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि आपको ना समझ में आए, बस ध्यान रखिए। पढ़ना हमेशा स्टार्ट से होता है और लिखना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा नोट्स या पूरी चीजों को कॉपी करना। वो चीजें जो आपको समझाया जा रहा है, जो चीजें आपको समझना है, जिसको पढ़ के आप उन सारी चीजों को याद रख सको, तो उन्हीं चीजों को आप कॉपी करा करो। हर चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अक्सर बोलते हो ना कि सर हम इतनी सारी चीजों को क्यों लिखें। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत की चीजों की कोई लिखना है। अब यहां पर मैं बात करूंगा वलय श्रृंखला समावता। वलय का मतलब होता है रिंग और श्रृंखला का मतलब होता है ओपन चेन। सीधी सी बात है, मतलब रिंग और ओपन चेन दोनों के मध्य अगर समावता उत्पन्न हो, समान अणुसूत्र होगा, परंतु उसके यौगिक जो होंगे, एक यौगिक वलय होगा, रिंग होगा, और दूसरा यौगिक उसके साथ ओपन चेन होगा। तो ऐसे यौगिकों को, ऐसी समावता को हम कहते हैं वलय श्रृंखला समावता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और ऐसे यौगिकों को कहा जाता है वलय श्रृंखला आइसोमर्स। चलिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? जानते हो ये क्या है? CH2 CH2 CH2, यही है ना? मतलब ये है C3H6। अगर हम इनको देखें अणुसूत्र को, तो हमें यह पता चलता है कि ये एक तरह का एल्कीन है अगर ओपन चेन में आएगा तो, क्योंकि यहां पर 3 कार्बन के साथ अगर सीधी श्रृंखला के साथ हो तो टोटल हाइड्रोजन होना चाहिए 8। अब इसको मैं ओपन करता हूं, 1 2 3, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आ गया, इस जगह पर 1, तो बच गया यहां पर 2, तभी ये डबल बॉन्ड हुआ। यानी कि जब डबल बॉन्ड लगाऊंगा तभी ये चीज मैं रख सकता हूं। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। अगर सिंगल बॉन्ड करूंगा तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। तो आपने क्या देखा? ये है साइक्लोप्रोपेन, और ये है ओपन चेन में 1 2 3 प्रोप डबल बॉन्ड इन प्रोपीन। साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन के बीच में वलय श्रृंखला समावता है। अगर मैं कहता हूं कि ये है साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन का किसके साथ होगा? साइक्लोब्यूटेन का 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन हो गया, तो ये है ब्यूटीन के साथ। साइक्लोब्यूटेन का ब्यूटीन के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। इसी तरह से अगर हम यहां पर बात करते हैं, चलिए कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है, ये लीजिए साइक्लोब्यूटीन है, तो इनका संबंध किसके साथ होगा? 1 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 2 जगह आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8, 8 में 2 और कम हो गया, 6। कैसे? CH2 CH2 CH। अब सिर्फ एक वैलेंसी ही बची हुई है इन दोनों कार्बन पर, तब यहां पर डबल बॉन्ड। अब ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटीन का किसके साथ? ब्यूट 1 3 डाई इन
इसको साधारण नाम क्या कह देते हैं, ब्यूटाडाइइन कह देते हैं। इनके साथ इनका वलय श्रृंखला समझौता है, इनके साथ भी वलय श्रृंखला समझौता हो सकता है 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये है ब्यूटाइन के साथ। इनके बीच क्रियात्मक समझौता है, जबकि इनके बीच जो समझौता है वलय श्रृंखला समझौता है, और इनके बीच वलय श्रृंखला समझौता है। ओपन चेन और रिंग के बीच में जब समझौता उत्पन्न होती है, अंतर क्या है, एक रिंग में है और एक ओपन चेन है। समानता क्या है, अणु सूत्र समान है। तो इस प्रकार समझौता को बोलेंगे हम वलय श्रृंखला समझौता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता की कोटि, यहां पर दो चीजें हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। असंतृप्तता की कोटि को कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी DU। इसको एक और नाम से जाना जाएगा जो दूसरे पक्ष में है, वो है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी HD के या IHD भी कह सकते हैं, जिसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी यानी कि उसमें हाइड्रोजन की कमी कितनी है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन के एल्केन से संतृप्त यौगिक क्या होगा, अगर समझना चाहें तो संतृप्त यौगिक क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसमें जिसको हम लोग सामान्य तौर पे एल्केन कहेंगे, जिसमें फॉर्मूला होगा CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन की संख्या का दुगुना और 2 ज्यादा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होगा, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये क्या होगा, संतृप्त होगा। इसमें डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU 0 है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन की कमी कितनी होगी, जहां पर हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कह सकते हैं, हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कितनी होगी, हाइड्रोजन डिफिशिएंसी भी 0 होगी, क्योंकि DU का अगर हम कहें ये कितना होगा तो 2 into DU, यानी हाइड्रोजन की कमी कितनी है, यहां पर 0 है, यानी हाइड्रोजन है कंप्लीट, जितना चाहिए उतना है। अब मैं किसी दूसरे यौगिक की बात करता हूं जिसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहें एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होगा। इसमें DU क्या होगा, अगर एक मोनो एल्कीन हो गया मतलब इसमें एक कम होगा, मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा, या 2 हाइड्रोजन कम होगा, तो इसमें DU की संख्या कितनी होगी। DU नॉर्मली हम एल्कीन पे बात कर रहे हैं, सिंगल टाइम डबल बॉन्ड है, तब इसमें DU की बात करेंगे तो होगा 1, और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की बात करेंगे, हाइड्रोजन की कमी की बात करेंगे तो ये होगा 2, क्योंकि 1 गुना 2 हाइड्रोजन। कैसे, जरा समझेंगे। एग्जाम्पल C2H4, अगर इसकी संरचना सूत्र बनाओगे तो आपको नजर आएगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4 ही हाइड्रोजन है। ये देखो इस जगह पर हाइड्रोजन आना चाहिए, जबकि इस जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, इस जगह पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड जो है आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से यहां पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये नजर आ रहा है आपको। तो यहां पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की कमी है, या यूं कह सकते हैं एक अनसैचुरेशन है,
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता की कोटि कितनी है? 1 है। हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ बातों को समझते हुए फिर मैं इनके बारे में बात करूंगा कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए देखते हैं। C3H6 इसमें DU कितना है? अगर DU पता चल गया तो हमें इनके संरचनाओं के बारे में भी पता चल जाता है। यानी एक तरह से हम किस तरह की संरचनाएं बनाएगा इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। और एक ही यौगिक के एक से अधिक संरचनाएं होंगी तो यह बात सिद्ध हो जाता है कि वो क्या बोलते हैं, एक से अधिक संरचनाएं होती तो मतलब समावता है। सीधी सी बात है, क्या पता चल जाता है? समावता पता चल जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पे C3H6। अगर हम इसके संरचना सूत्र बनाए तो हम क्या नजर आएगा? C वैलेंसी है, ये लीजिए कितना, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी इन्होंने पूरा कर रहा है। और हाइड्रोजन जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एक वैलेंसी बच गया है। अगर आप बोलते सर मैं यहां पे लगा दूं और यहां पे ना लगाऊं तो क्या होगा? तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी बच गया है। किसी न किसी से जोड़ना जरूरी होता है और चूंकि फॉर्मूला हमारे पास यहां पर ये फिक्स है कि C3 और H6 होगा और इसी के अंदर हमें जोड़ना है, तो एक ही कार्बन की दोनों संयोजकताओं को ओपन करके आप नहीं जोड़ सकते। तो इस जगह पे हम कहेंगे कि इस हाइड्रोजन को इस तरफ शिफ्ट कर दें ताकि इनके बीच 2 कार्बन के बीच 2 पड़ोसी कार्बन पे एक वैलेंसी बच जाए और ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर ले। और इस तरह से इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। एक संरचना ये हुआ जिसको हम लिख रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक और क्या संरचना बना सकता है? ये बना सकता है CH2 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 और CH2। यहां पर भी सारे कार्बन अपनी संयोजकताएं पूरा कर लिया है, हाइड्रोजन लग चुका है, लेकिन एल्केन के तुलना में इसमें हाइड्रोजन की कमी है। DU होता क्या है कि एल्केन में जितने कार्बन होना चाहिए, मतलब एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उस कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगुना और 2 और ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि CN H2N+2 होना चाहिए एल्केन में जितना है। और उससे अगर हाइड्रोजन की संख्या कम है, जितने H2 जितने कम होंगे उसके DU होगा और H जितने कम होंगे उसके हाइड्रोजन डिफिशिएंसी होगा। चलो हम बात करते हैं, और यहां पर तो कुछ बातें क्लियर हुआ होगा। तो ये 2 संरचनाएं बना सकता है, तीसरी कोई संरचनाएं नहीं। तो हम ये बता सकते हैं कि DU से यह पता चलता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग होगा। अब मैं आपको आगे बात करता हूं DU से हमें क्या मिलेगा, और एक फॉर्मूला बताता हूं जो एक ट्रिकी फॉर्मूला है, ट्रिक है। तो DU इज इक्वल्स टू होगा हाफ 2 प्लस, मैं यहां पर इस कंपाउंड का C की संख्या A, हाइड्रोजन की संख्या B, नाइट्रोजन की संख्या C, ऑक्सीजन की संख्या D और हैलोजन की संख्या को मैं E मानता हूं। किसी यौगिक में ये इतनी संख्याओं में है, तब फॉर्मूला क्या लिखें, ट्रिक क्या होगा, हाफ कंप्लीट इनके संख्याओं को देखें, 2 प्लस 2A माइनस हाइड्रोजन की संख्या प्लस C नाइट्रोजन आएगा तो हम एक जोड़ देंगे, प्लस D जो है उसे नहीं काउंट करेंगे, ऑक्सीजन की संख्याओं को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे। द्विसंयोजकता वाला जो भी परमाणु होगा, जैसे ऑक्सीजन है या सल्फर है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा, तो हमने नहीं लिखा। एक वैलेंसी वाले को जोड़ेंगे और एक वैलेंसी वाले को घटाएंगे और 3 वैलेंसी वाले को जोड़ेंगे। तो यहां पर इसके बाद आएगा हमारे पास D नहीं, तो
अब हमारे पास एक वैलेंसी वाला हमारे पास आया, डी को छोड़ दिया हमने, इलेक्ट्रॉन को रखा तो -e। यहां पर क्या पता चला है जरा समझे। ए है कार्बन की संख्या, बी है हाइड्रोजन की संख्या, सी है नाइट्रोजन की संख्या। नाइट्रोजन की संख्या जितनी बढ़ेगी, त्रिसंयुजकता वाले परमाणु जितने बढ़ेगा, यहां पर हम उसे प्लस करेंगे, और एक संयुजकता वाले जितने रहेंगे उसको माइनस करेंगे। हाइड्रोजन और हेलोजन एक एक संयुजकता वाले, इसमें हमने माइनस किया। यहां पर क्या क्या चीज के बारे में बात करेंगे, इसके डी ज्ञात करने का हमारा रूल क्या है, या इससे हमें क्या क्या पता चलता है। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन सल्फर की संख्या को ध्यान नहीं दिया जाता है, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन आएगा तो वो कितनी डीयू होगा, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा है एक द्विबंध, एक डीयू में एक द्विबंध होगा, कितना होगा, 1 डीयू होगा। एक त्रिबंध में 2 डीयू होगा, और एक रिंग में 1 डीयू होगा। ये छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर आप संरचना देखते हैं तो उसमें बता सकते हैं कि जैसे इस संरचना में हमारे पास 1 डीयू है। अगर हम इसके हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहां पर 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, यानी हाइड्रोजन की कमी है। यहां पर कितना, 2 दूनी 4, यहां पर कितना है, 4 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, हाइड्रोजन की संख्या की कमी है। अब इस संरचना को अगर देखें तो हमें पता चला इसके आधार पर कि इसमें कितने डीयू है। इसको देखो, एक डबल बॉन्ड है, मतलब डीयू कितना है, एक रिंग में भी एक ही डीयू होता है, तो इसके आधार पर इसमें भी डीयू 1 है। तो एक्चुअली इस यौगिक में डीयू की संख्या है 1, जो कि हम ऐसे यौगिक बनाएंगे जिसमें डीयू की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। मतलब हमें यह पता चलता है कि मुझे यहां से पता चला कि जो भी यौगिक बनाऊंगा उसमें ओपन चेन में जब करूंगा तो एक डबल बॉन्ड होगा और या फिर एक रिंग होगा। डीयू की संख्या पता चलने से पता चलता है कि मैं एक डबल बॉन्ड बनाऊंगा। डीयू अगर 2 आता है तो या तो मैं 2 डबल बॉन्ड करूंगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड करूंगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड करूंगा। तो यहीं पर थोड़ा समझने हैं इस जगह पर क्या क्या दिखने को मिलता है। ये एक द्विबंध, एक डीयू, एक डीयू एक रिंग से एक डीयू के बराबर होता है वैल्यू, एक द्विबंध के बराबर होता है वैल्यू, त्रिबंध में 2 डीयू के बराबर होता है। तो इस जगह पर यह भी हो सकता है कि अगर डीयू की संख्या कितनी हो, चलो थोड़ा सोचते हैं। डीयू की संख्या अगर 1 हो तो हमें क्या क्या पता चलता है। हम क्या कर सकते हैं, पहली बात, ओपन चेन में एक द्विबंध होगा या एक रिंग होगा, एक रिंग होगा। अगर हमारे पास डीयू की वैल्यू आ रही है 2, इसका क्या मतलब हो सकता है। पहली बात, ओपन चेन में 2 द्विबंध होगा, या दूसरा हो सकता है ओपन चेन में एक त्रिबंध होगा। देखो क्या पता चल रहा है। तीसरी बात क्या पता चल रहा है कि ओपन चेन में एक रिंग तथा एक द्विबंध होगा। या पता चलता है, सब में या है ना, यहां पे या पता चलता है
2 रिंग होगा, ये भी पता चलता है, या पता चलता है एक त्रिभुवन हो गया। ठीक है, तो ये चांसेस आपके पास हो सकते हैं। 3 हुआ तो क्या मतलब, हम बस एक चीज समझ लें कि यहां पर क्या क्या बातें समझ में आई ये तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको आगे समझाते जाऊंगा, एग्जाम्पल देते जाऊंगा, एकदम एक एक चीज क्लियर होने लगेगा। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं होगी कि हम इन बातों को ना समझ पाए। चलिए साहब, हमें DU कैलकुलेट करना होगा अलग अलग यौगिकों में, और हम यहां पर अनुमान लगा सकेंगे कि उसकी संरचनाएं कैसी होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। C4H8, हमारा फॉर्मूला क्या है DU के लिए? DU इज इक्वल्स टू हाफ 2 प्लस 2A माइनस B प्लस C माइनस E। तो आपको पता चल गया है कि भाई यहां पर क्या क्या चीज था, क्योंकि हम इसके बेस पर इस फॉर्मूले को लिखते थे। CaHB NC और OD और XE, क्या क्या चीज है? जहां A कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या, B हाइड्रोजन की संख्या, C नाइट्रोजन की संख्या, D ऑक्सीजन की संख्या, और E जो है हैलोजन की संख्या। हैलोजन की संख्या। चलो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। CDU इज इक्वल टू हाफ 2 प्लस 2A, 2 इंटू A कार्बन की संख्या 4 माइनस B की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, B की संख्या 8। तब क्या हुआ? हाफ, ये हो गया 4 दूनी 8, ये कितना हुआ? 4 दूनी 8, और 8 में देखो 2 प्लस 8 माइनस 8, 8 कट गया, तो क्या होगा? 2/2 बचा, यानी कि 1। इसमें DU की संख्या 1 है। इससे क्या सिद्ध होता है कि इसमें, अर्थात हम एक तरह से अपने दिमाग में एक अनुमान लगा सकते हैं, DU की संख्या 1 है, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा, और कुछ नहीं। तो हमारे पास हो गया 4 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। या तो रिंग इस तरह का होगा या फिर रिंग इस तरह का होगा। देखिए, पर एक रिंग होगा। इसमें ओपन चेन है, तो ओपन चेन ये ऐसा भी हो सकता है, ओपन चेन होगा लेकिन डबल बॉन्ड एक ही आएगा ओपन चेन में। रिंग होगा तो, और 4 कार्बन के साथ रिंग बनाना है, तो आप कुछ इसी तरह का आप कर सकते हैं। तो चलिए, तो कितना हुआ? टोटल संरचनाएं कितनी मिली हमको? 1 2 3 और 4। इसमें समावयवियों की टोटल संख्या हमें मिलती है 4। C4H8 में कुल समावयवियों की संख्या 4। अगर आपको ये वाली चीज, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह समझ में आ गया है कि भाई CH2 CH CH2 CH, ये CH2 CH3 है ना? तो नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3।
हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 3, 2, 5 और ये 3, 8। कहीं पर भी देख लीजिए, ऐसे ओपन करके देख सकते हो। तो C4 अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि C4H8 में कुल समावयवियों की संख्या कितना है? 8, सॉरी 4 है। 4 कुल समावयवों की संख्या 4 है। तो समावयवों की संख्या को निर्धारित करने के लिए हमें सबसे पहले DU पता लगाना पड़ेगा कि कितने डबल बॉन्ड आने वाले, कितने ट्रिपल बॉन्ड आने वाले, या कितने रिंग आने वाले हैं। ये पहले से अनुमान लग जाती है। अब अगर वैसा नहीं करना चाहते तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि इतनी समावयवों की संख्या होती है, आप इसको कैलकुलेट करिए और देखिए अलग अलग संरचनाएं बना करके, वो भी एक तरीका है। लेकिन DU से हमें बहुत सारी जानकारी बहुत जल्दी मिल जाती है। चलिए साहब और कुछ करते हैं। अब देखते हैं C4H6 DU की संख्या कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं? हाफ 2 + 2a कार्बन की संख्या, तो 2 × 4 माइनस हाइड्रोजन की संख्या 6। कितना हुआ? हाफ 4 दूनी 8, 2 10, 10 - 6, 1/2 कितना हुआ? 4, मतलब हुआ 2। यहां पर D हुआ 2, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड 2 बार होगा या ट्रिपल बॉन्ड 1 बार होगा या डबल बॉन्ड एक रिंग होगा। मैं रिंग को यहां पर दर्शाने के लिए ऐसा ना बन के ऐसे बोल देता हूं, रिंग होगा या 2 बार रिंग होगा। ये इतने चांसेस है और इसके आधार पे हम बहुत सारी संरचनाओं को अनुमानित कर सकते हैं। जैसे C 2 बार डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड ऐसा भी हो सकता है 2 बार होगा। इसमें हम कुछ ऐसा यौगिक बना करके डबल बॉन्ड यहां पर, अगर मैं यहां पे लगा दूं तो पॉसिबल नहीं, यहां पे भी लगा तो पॉसिबल नहीं, तो ये संरचना बनेगा ही नहीं। ऐसा संरचना कुछ बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संयोजकता 5 नहीं होती। तो ये ओपन चेन में रहेगा तो ये या ये होगा, पार्श्व श्रृंखलाएं इसमें आने की संभावना नहीं नजर आ रही है। फिर बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक हो सकता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड, ये एक दूसरा यौगिक ट्रिपल बॉन्ड। क्या तीसरा कोई यौगिक बन सकता है ऐसे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए? ऐसे कहीं पर नहीं पॉसिबल, यानी कि शाखा युक्त ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये हो सकता है कि C और ये C है, हम एक रिंग बनाने की कोशिश करें क्या? देखते हैं, एक रिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक डबल बॉन्ड यहां पर भी दे सकते हैं और एक डबल बॉन्ड इस जगह पर भी दे सकते हैं और एक डबल बॉन्ड आप यहां पर भी दे सकते हो और एक डबल बॉन्ड यहां पर भी दे सकते हो। तो ये तीनों यौगिक अलग अलग हुए। अब ये दोनों समान है कि नहीं ये चेक करो। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है और ये श्रृंखला, तो ये बिल्कुल दोनों सेम हुआ, तो ये कोई नया चीज नहीं हुआ। क्या 2 रिंग बना सकता है ये? नहीं, एक ही रिंग बनेगा, इसमें 2 रिंग की संभावना ही नहीं है। और कार्बन 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 और एक डबल बॉन्ड, तो एक रिंग भी है, एक डबल बॉन्ड भी है। तो हमने इसमें संरचनाएं, इतनी संभावित संरचनाओं को देखा है। तो ये बेटा प्रैक्टिस पे होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हम कैसे पता लगाएं?
संरचना बना बना करके। आपको DU पता लगाना तो बिल्कुल फॉर्मूले में पता चल जाएगा। इससे पता चल जाता है कि भाई 2 DU है तो क्या क्या पॉसिबल है। बहुत सारे लोग DU करके बनाते, कुछ लोग तो बिना DU के भी अपना कई संरचनाएं वो डेवलप कर सकते हैं। पर ये इसलिए बताया गया कि ये हमारा कोर्स का पार्ट है, हमें जानना चाहिए। तो देखें इसमें क्या मिला आपको। तो यहां पर हमें मिला है DU 2 और हाइड्रोजन डिफिशियंसी हमको मिलता है 4, यानी 4 हाइड्रोजन की कमी है इसमें एल्केन की तुलना में। कितनी संरचनाएं बनी? C4H6 का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 समवायवी हैं। C4H6 के 8 संरचनात्मक समवायवी होते हैं। संरचनात्मक समावयवी होते हैं। और कुछ निकल जाए तो निकाल के देखिए। ऐसे ही हमें समवायों की संख्या ज्ञात करने होंगे और भी समवायों को देखें। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 C5H8। इसमें DU पता लगाना है। DU कितना? तो क्या करना पड़ेगा? DU इज इक्वल टू हाफ 2 प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि A है कार्बन की संख्या माइनस हाइड्रोजन की संख्या है 8। कितना हुआ? हाफ 5 दूनी 10 2 12, यहां पर हुआ 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4/2, 4/2 यानी कि आपके पास 2। DU आया 2, हाइड्रोजन डिफिशियंसी आया 4। तब इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें पता चल रहा है कि 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर आपको पता चल रहा है कि इसमें 2 रिंग होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2 रिंग होना चाहिए, और क्या पता चल रहा है कि इस जगह पर 1 रिंग या 1 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो इतनी सारी संभावनाएं हैं 5 कार्बन के साथ। तो चलिए हम इसके आधार पर कितने समावयवी होंगे वो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 10 10 और 2 12 हाइड्रोजन होना चाहिए था। 12 की जगह 4 हाइड्रोजन कम है, यानी कि DU2। 2 डबल बॉन्ड, DU2 है, इसका मतलब है 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड वाला यौगिक ये भी हो सकते हैं। ये लीजिए 2 डबल बॉन्ड वाला यौगिक ये भी हो सकता है। अब संभावनाओं को देखिए, कितने सारे संभावना नजर आएंगे। ये भी हो सकता है। और अगर हम ये सोचें कि क्या ये हो सकता है 1 2 3 4 5, ये तो भी ऐसा कुछ हमने दोबारा नहीं बनाया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए डबल बॉन्ड की स्थितियों के आधार पर हमने 1 2 3 4, और अब क्या है, पहले वाले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम पार्श्व श्रृंखला बनाते हुए चलते हैं। 1 2 3 4, 4 हो गया कार्बन। अब संभावनाओं को देखना ना, कितना ये बनेगा। डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है। इसी संरचना में आप डबल बॉन्ड कहां देखो, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। देखिए आपने यहां पर डबल बॉन्ड नहीं लिख सकते, तो डबल बॉन्ड यहीं पे होगा, यहां पर पॉसिबल नहीं, तो एक संरचना यही बनेगी, इसके अलावा इसमें नहीं कुछ पॉसिबल है। अब देखते हैं कि भाई पार्श्व श्रृंखलाओं के साथ कितने डबल बॉन्ड पॉसिबल है। ये क्या इनके साथ कहीं पर डबल बॉन्ड पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। 2 डबल बॉन्ड लेना ही है, लेकिन नहीं हो सकता है। देख रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर वैलेंसी 5 हो गई। सो अब हमें यह पता चला कि एक पार्श्व श्रृंखला के साथ एक ही डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल सकता है इस जगह पर। और एक और चीज देखने को मिलेगा, मुझे जहां तक ये एहसास हुआ है कि ये और ये भी पॉसिबल है।
तो ये इस टाइप का कंपाउंड, इस टाइप का कंपाउंड, तो ये पांच श्रृंखलाओं के साथ। अब इस यौगिक में आपको ये भी नजर आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि इसकी एक ट्रिपल बॉन्ड की 2 DU होती है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, 3, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसके पोजीशन के आधार पे और कितनी संरचनाएं नजर आएगा, 5, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब क्या हो सकता है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे तो ये बन गया, यहां पर रखेंगे तो ये बन गया। अब श्रृंखलाओं को ऐसे ले जाइए, ये लीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड यहां भी, और यहां पर कभी भी पॉसिबल नहीं, जैसे कि यहां पर इस जगह पर और इस जगह पर दोनों पर डबल बॉन्ड आया, तो यहां पर ट्रिपल तो होगा, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड को मैं यहां नहीं ले जा सकता, सिर्फ डबल बॉन्ड ले जा सकता हूं, क्योंकि वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी आएगी उसके आधार पर, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है हमेशा 4। चलो ये हो गया। अब क्या पॉसिबल है, अब पॉसिबल है कि ये रिंग संरचनाएं भी बना सकते हैं। एक रिंग, और उस एक रिंग में एक डबल बॉन्ड होगा, एक DU के लिए एक रिंग हो गया, एक DU, और दूसरा हो गया एक डबल बॉन्ड। अब क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन 1 2 3 और ये 4, ये भी पॉसिबल है। और इसमें और क्या है, यहां पर हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं, सारी संरचनाओं को देखिए, यहां पर भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, यहां पर दे सकते हैं या यहां पर भी दे सकते हैं, C और क्या दे सकते हैं भाई, यहां पर डबल बॉन्ड दे सकते हैं तो इस जगह पर भी दे सकते हैं। यहां अब देखो, इस जगह पर और इस जगह पर डबल बॉन्ड का मतलब एक ही हुआ, इस जगह पर और इस जगह पर डबल बॉन्ड का मतलब एक हुआ, कि हम इसके जगह पे यहां पर लिख दें तो भी एक ही मतलब होगा। यहां पे संरचनात्मक समवायता में ध्यान रखिएगा। अब 1 2 3, 1 2, अब इसी के साथ 1 2 3, हमारे पास 2 कार्बन बचे हुए हैं, ये संरचना देखने को मिलेगा, 1 2 3, ऐसा भी मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि इसमें एक ही DU यूज हुआ है, दूसरा DU इस जगह पर, और एक संरचना यहां पर और देखने को मिल सकता है, वो ये C डबल बॉन्ड C, ये यहां पर मैं ऐसा कर दूं तो 1 2 3 4 5 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ इसमें पॉसिबल है यहां पर। हमने DU की संख्या पता चल गया कि दो DU है, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, या 2 रिंग, या 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहां पर 2 रिंग भी हो सकते हैं, चलिए 1 2 3, और इस जगह पर ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, तो 2 रिंग वाला भी हो गया। टोटल समावयवियों की संख्या कितना आया इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी था ना इसके साथ 1 2 3 4। तो हमने सीधी श्रृंखलाओं में हमने निकालने की कोशिश किया, कितना बन सकता है, 5 श्रृंखलाओं के साथ हमने निकालने की कोशिश किया, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, सीधी श्रृंखलाओं के साथ और 5 श्रृंखलाओं के साथ भी हमने देखा। रिंग में हमने भी देखा, रिंग में क्या हुआ, रिंग के साथ 5 श्रृंखलाएं भी निकलती तो क्या हुआ। तो इस तरह से कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इसके समावयवी हमें नजर आ रहे हैं। हो सकता है मैंने कहीं मिस कर दिया हो तो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसमें कितनी संभावनाएं और हैं। चलिए DU निकालते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ, सिर्फ DU निकाल रहा हूं, उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं उनको आप देखिएगा। 5वां नंबर है, इसमें कितने DU है, यहां पर डबल बॉन्ड है 1 2 3, तो DU है इसमें
डबल बॉन्ड है 3, तो 3 हुआ, और एक रिंग की वजह से 3 + 1 यानी कि 4, DU 4 है। हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कितनी है? 4 दूनी 8। 8 हाइड्रोजन आ जाए तो ये ओपन चेन या एल्केन बन जाएगा। फिर देखें, इसमें कितना DU है, कितने, तो आप बताएंगे इसमें कितना DU है। यहां पर आपको नजर आए डबल बॉन्ड 1 2 3 और एक रिंग हो गया 4, 2 पाई बॉन्ड यहां से, तो हो गया 5 और 6। DU की संख्या होगी 6, DU की संख्या होगी 6। और हाइड्रोजन डिफिशिएंसी है इसमें कितना? 12। 7 C डबल बॉन्ड OH, इसमें 1 2 3 4, 4 और एक रिंग 5, तो DU होगी 5, हाइड्रोजन डिफिशिएंसी हो गया 10। इस तरह का क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसका जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल लास्ट में देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। C6H12 N2 Br2, इसमें DU कितना है? तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। फॉर्मूला है DU इज इक्वल टू हाफ 2 + 2 N2 6, ये हुआ 2A। फिर हाइड्रोजन की संख्या के लिए हम उसको माइनस करते हैं, हाइड्रोजन कितना है? 12 माइनस, फिर प्लस करते हैं नाइट्रोजन की संख्या को, नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो 2 प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया एक वैलेंसी हाइड्रोजन की तरह, ये भी 2 है, ये भी माइनस हो गया। अब कितना हुआ वैल्यू? यहां पर आप देख रहे हो 6 दूनी 12 और 12 12 कट गया, ये 12 हो गया, 12 प्लस 12 माइनस कट गया, और ये 1 प्लस 1 +2 -2 ये भी कट गया, बच गया आपका 2/2, तो DU हो गया 2/2 यानी कि 1। तो इसमें DU है 1। तो फॉर्मूले के बेस पर भी आप DU कैलकुलेट कर सकते हैं और संरचनाओं के बेस पर भी। तो DU के साथ साथ हम ये पता लगा सकते हैं कि किसमें कितनी संरचनाएं संभावित है। हम और भी कोशिश कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। C3H8O, इनमें कितनी संरचनाएं हो सकती हैं? तो मैं C3H8 में बता रहा हूं आपको संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। ऑक्सीजन है एक, इसका सीधा सा मतलब होता है या तो इसमें ईथर होगा या फिर अल्कोहल होगा। इसमें DU कितना है ये पता लगाओ। तो DU कितना है ये बात सीधा सा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी ये पता लगाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? कार्बन की संख्या का दुगुना +2, तो 3 दूनी 6 और +2 यानी कि 2 8 यानी कि यहाँ पे DU नहीं है। या फिर फॉर्मूले के बेस पर DU चेक करें तो क्या होगा? हाफ 2 + 2 × 3 - 8, ऑक्सीजन को नहीं करते हैं काउंट, तो 2 ये हो गया 6 में 2 गया 8, 6 में 2 6 में कितना गया देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 6 और ये कितना हो गया भाई 6 और 2 8, 8 में 8 0 हो गया। यहां पर इस बात पे ध्यान दें, तो ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन हो गया 8, तो कितना हो गया ठीक है, तो कितना हुआ इस जगह पर DU कितना आएगा हमारे पास? बिल्कुल ऑक्सीजन को हमने काउंट नहीं किया है, तो सीधी सी बात है 1 2 3 और इस जगह पर हमारे पास है ये H
है ना, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया कितना, तो 8 में 2 गया 6, 6 बेटा, तो कितना हो गया हमारे पास, यहां पर हो गया 2 3, और इस जगह पर हमारे पास है ये H H H, है ना, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया कितना, तो 8 में 2 गया 6, 6 बेटा, तो कितना हो गया हमारे पास, यहां पर हो गया ये हो गया 8 माइनस 8, तो हो गया ये अपने पास हो गया 0 0 बटा ये, यानी कि यहां पर 0, तो वैल्यू हो गया डी यू कितना हो गया 0, तो ये हो गया H, है ना, डी यू कितना हो गया 0। तो हमने ये देखा कि इसमें डी यू नहीं है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं है, एक भी ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इसको चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड कहीं पर नहीं आएगा, इस बेस पर भी और इस बेस पर भी देखें। तो एक संभावना ये बना जो आपने बनाए हैं अभी, ये दूसरी संभावना ये बनेगा कि भाई OH इस जगह पे आया, और क्या संभावना बन सकता है अल्कोहल का, और मेरे हिसाब से यहां पर और कोई संभावना ही नहीं है। अब इसमें ये बनेगा, इसकी भी कोई और संभावना नहीं है, तो मतलब 2 अल्कोहल बनेगा और 1 ईथर बनेगा, 2 अल्कोहल और 1 ईथर, तो इसमें समावयवियों की संख्या होगी 3। ऐसे ही कोशिश करते जाइएगा तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, है ना, कुछ और भी कोशिशें इसी तरह से करते जाइए तो कुछ चीजें आप सीख पाएंगे। तो ये हुआ DU या हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अब चलते हैं, हमने देखा है प्रकाशीय समावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें हमने किरलिटी पढ़ा था और प्रकाशीय समावयवों के प्रकार 2 प्रकार के पढ़े थे, एक क्लॉकवाइज प्रकाश को घुमाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। इसमें हमने DL मिक्सचर भी पढ़ा था, तो काफी चीजें हमने इसके साथ हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे घूर्णन का मापन, यानी प्रकाश को कितना घुमा रहा है, इसका हम मापन किस तरह से करेंगे। तो इसके प्रकाश का, ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन किस तरह से होगा, कितना होगा, तो यहां पर विशिष्ट घूर्णन शब्द का उपयोग करते हैं हम, स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, इसको अल्फा से दर्शाते हैं, बराबर जो प्रयोग के समय जो घूर्णन देखा जाता है उसको भी अल्फा ऑब्जर्व करके दिखाते हैं, मतलब वहां पर देखते हैं कि भाई कितना घूर्णित हुआ, कितना रोटेट कर दिया उस विलियन ने प्रकाश को। प्रयोग बताया था आपको, याद होगा। तो ये एक चीज है कि कितना वो अवलोकित, इसको कहेंगे अवलोकित घूर्णन बोलेंगे, कितना डिग्री उन्होंने घुमाया। फिर होगा C/L, यहां पे क्या क्या चीज है मैं बता देता हूं आपको, जहां अल्फा ऑब्जर्व, इसका मतलब है अवलोकित घूर्णन, यानी प्रयोग के समय हमने कितना रोटेशन देखा है। दूसरा होगा C, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, और L जो है वो जो ट्यूब, जिस ट्यूब में विलयन रखा जाता है जिससे प्रकाश प्रवाहित होती है, उसकी लंबाई, नली की लंबाई। हमने ध्रुवित प्रकाश किरण को कितना रोटेट कर सकती है, ये वाला हमने प्रयोग देखा था कि सोर्स से निकलने वाले प्रकाश को ध्रुवण घूर्णक से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, तो ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होता है। उस ध्रुवित प्रकाश किरण को हम प्रवाहित करते हैं नलिका में जिसमें विलयन भरा होता है। अब उसके बाद एक और हमारे पास एनालाइजर होता है, यानी कि निकल प्रिज्म होता है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं कि वो प्रकाश को कितना घुमाया है, इसको रोटेट करके देखते हैं कि कितना वो प्रकाश घूम गया है। तो ये चीज उसमें प्रयोगों में हमने देखा था। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है कि विशिष्ट घूर्णन निकालने के लिए, स्पेसिफिक रोटेशन निकालने के लिए। ये ऑब्जर्व रोटेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, और ये
लेंथ ऑफ ट्यूब है। प्रकाशीय समअवयवियों के हमने प्रकार देखे हैं, कौन कौन से प्रकार से होते हैं। हमने पढ़ा था डी और एल, और हमने पढ़ा था डी एल यानी कि प्लस माइनस इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं माइनस और इसको कहते हैं प्लस। यानी प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, या एक पदार्थ इसमें क्लॉकवाइज घुमाने वाला है और दूसरा पदार्थ इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है। ये दो पदार्थों का मिश्रण है जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इन दोनों का मिश्रण होता है। चलिए ये हमने पढ़ लिया है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, एक एग्जांपल देखिएगा। जैसे लैक्टिक एसिड है, ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो हमने इसमें स्मॉल एल उपयोग करते, कैपिटल एल यूज नहीं करते। ध्यान रखें, कैपिटल डी भी यूज नहीं करते, कैपिटल डी और कैपिटल एल का भी यूज करते, मैं आपको बताने वाला हूं। ये प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है एल लैक्टिक एसिड, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है और ये लियो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। प्रकाशीय समअवयवियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हम प्रकाशीय समअवयवियों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं। आप कभी देखोगे इसमें से थ्रियो कौन सा है, एरिथ्रो कौन सा है, डी कौन सा है, एल कौन सा है, स्मॉल डी स्मॉल एल प्लस या माइनस समअवयवी कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एपीमर क्या होता है, डी एल क्या होता है, आर एस क्या होता है, हम इनको समझें बहुत अच्छे से। एक एक करके छोटा छोटा प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला शब्द आता है थ्रियो एरिथ्रो। थ्रियो और एरिथ्रो क्या होते हैं, इस बात को समझेंगे। दो भिन्न किरल केंद्रों युक्त फिशर प्रक्षेप सूत्र में यदि, यानी यहां पर बोला गया है ऐसे यौगिक जिसमें दो किरल केंद्र उपस्थित है, समान समूह जब एक ही दिशा में होगा तो उसे एरिथ्रो कहा जाएगा, और समान समूह अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको थ्रियो कहा जाएगा। मैं आपको यहां पर समझाता हूं, जरा समझेंगे। CH3 CCl HCl H, चलो C2H5 है। हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें ये एक किरल पॉइंट है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन किरल पॉइंट है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है, इसमें भी अलग अलग समूह या परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों किरल पॉइंट है। इसमें देख रहे हो कि एक ही दिशा में समान समूह है, इसमें भी एक ही दिशा में समान समूह है, तो इस रूप को कहा जाता है एरिथ्रो फॉर्म कहा जाता है, एरिथ्रो रूप कहा जाता है, एरिथ्रो फॉर्म कहा जाता है, रूप कहा जाता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी प्रकाश को ये घूर्णित नहीं कर सकता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये मीजोफॉर्म होता है। ये प्रकाशीय असक्रिय होता है। प्रकाशीय असक्रिय होता है। दूसरा CH3 C2H5 है, तो यहां पर Cl है, H है और Cl इसमें अपोजिट साइड में आ गया, तो समान समूह अब अपोजिट साइड में आ गया है। इसमें क्या हुआ, अगर प्रकाश को ऐसे घुमाए तो DL दोनों है, समझ लो। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एरिथ्रो जो प्रकाशीय असक्रिय है यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसको कहा जाएगा थ्रियो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, थ्रियो फॉर्म कहा जाएगा, थ्रियो रूप कहा जाएगा। इसी तरह से मैं टार्टरिक एसिड में बता दूं आपको। टार्टरिक एसिड में देखें COOH COH HCOH HCOOH, दो किरल समूह होने पर अगर दोनों समान दिशा में है तो इसको एरिथ्रो कहा जाएगा। एरिथ्रोफॉर्म। और दूसरा होगा COOH OH इसमें दोनों अलग दिशा में देखें, ये किरल पॉइंट है
और इसके जो समान समूह अपोजिट दिशा में, तो इसको थ्रियो कहा जाएगा, थ्रियो फॉर्म कहा जाएगा। अब समझ जाते हो कि भाई इस टाइप का होगा तो या तो ये क्लॉकवाइज घुमाता होगा प्रकाश को या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता होगा, लेकिन जो एरिथ्रो है वो प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमा सकता। मतलब आप समझो कि मीजो फॉर्म में जो है वही एरिथ्रो फॉर्म है, और डी या एल फॉर्म में है वो जो है वो थ्रियो फॉर्म है। बस इतना ध्यान रखिए। अब चलते हैं, अगला है एपीमर शब्द का क्या मतलब होता है। एपीमर शब्द का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें किरिल कार्बन है और वो सेकंड कार्बन का विन्यास परिवर्तित है, अलग है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ग्लूकोज। ग्लूकोज CHO C C C C 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH। राइट, सॉरी, मैं एक चीज याद रखना, राइट लेफ्ट राइट राइट। जो ये OH की स्थिति को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ग्लूकोज CHO C C C C 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH। राइट, सॉरी, मैं एक चीज याद रखना, राइट लेफ्ट राइट राइट। जो ये OH की स्थिति को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए, जाना राइट लेफ्ट राइट राइट। तो ये राइट पोजीशन में होगा OH, लेफ्ट पोजीशन में हो OH, राइट राइट। बस इतना याद रखना, राइट लेफ्ट राइट राइट। तो इस तरफ तो होगा H। ये सभी कार्बन जो है किरिल कार्बन है, आप देख रहे हैं। ये डी ग्लूकोज है, CH2 से ऊपर अगर OH राइट साइड हो तो इसमें D लगा सकते हैं और इस ग्लूकोज को कहते हैं हम डी ग्लूकोज। आगे D और L बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, दूसरे कार्बन की स्थिति अगर परिवर्तित हो गई हो किसी यौगिक में, देखो अगर मैं दूसरा एक यौगिक बना रहा हूं OH C C H OH C OH C OH CH2OH, इस जगह पर मैं देख रहा हूं कि ये OH इस तरफ है और H इस तरफ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। हमने देखा दूसरे कार्बन में, मैंने क्या देखा कि OH जो है वो लेफ्ट साइड में आ गया है, इसमें राइट साइड में, इसमें राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में। सिर्फ अंतर इन दोनों में सिर्फ इस चीज का है कि सेकंड कार्बन का विन्यास अलग है। सेकंड कार्बन का विन्यास अगर अलग है तब इस तरह से जब दोनों में दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, यानी दो प्रकाशीय यौगिक जिनमें सेकंड कार्बन की पोजीशन पे यानी कि उसके विन्यास में अंतर आ जाए तो वो एक दूसरे का एपीमर कहलाता है। यानी एक दूसरे का आइसोमर है, समावयवी है, परंतु एक दूसरे का एपीमर है। एपीमर कहने का मतलब हुआ कि सेकंड कार्बन की जो सेकंड कार्बन भी किरिल कार्बन है, सेकंड कार्बन की जो पोजीशन है उसकी विन्यास है वो चेंज हो गया, तो इसको कहेंगे हम एपीमर। ध्यान रखेंगे, इसे हम कहेंगे एपीमर। तो ये एक दूसरे का एपीमर है। तो एक्चुअली इस यौगिक को कहा जाएगा, देखो मैंने कहा था OH अगर राइट साइड हो तो हम क्या बोलेंगे, डी लगाएंगे, तो ये भी नाम डी लगा के होगा। लेकिन ये यौगिक ग्लूकोज नहीं है, इसको कहा जाएगा मैनोज कहा जाएगा। बेटा थोड़ी थोड़ी चीजें अगर चेंज होते जाता है तो उसके गुण चेंज हो जाते हैं। हमारा शरीर उस चीज को समझता है और सिर्फ डी ग्लूकोज को ही वो ग्रहण करेगा, डी मैनोज को नहीं। अगर उसको एनर्जी बनाना हो तो डी मैनोज को भी डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर ये इतना ही अंतर है कि मतलब ये पेन इधर पकड़ा गया था वो इस तरफ से इस तरफ हो गया। बहुत फर्क पड़ता है, आपको मैं बोलूंगा, मैं जब काम करता हूं तो मैं इस हाथ से लिख नहीं सकता हूं। समझ में आ गई? तो जो लिखने का काम कर रहा था मैं इस हाथ से कर रहा हूं, तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपके लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत भयानक परिवर्तन। सर अब लिखो तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। वही चीज है अणुओं के साथ भी होता है, सिर्फ विन्यास में चेंज हो जाए तो फिर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। चलिए सब आगे चलते हैं। DL, किस यौगिक को D कहा जाएगा, किस यौगिक को L कहा जाएगा? तो L रूप और D रूप क्या होते हैं, इसके लिए हमने
इस बात को समझना जरूरी है कि कोई संरचना है, कोई यौगिक है, इसमें आप सिर्फ ध्यान रखिएगा CH2OH किसी यौगिक में जो भी ऊपर जुड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन को ध्यान देना। CH2OH जस्ट ऊपर जाएंगे तो OH राइट साइड होगा, OH राइट साइड होगा तो इस यौगिक को डी फॉर्म डी रूप में कहा जाएगा। ये तो डी कंपाउंड है, डी रूप में है, यानी ये इस आधार पर उसमें डी लगेगा। दूसरी बात होगी कि CH2OH है, अब उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन पर OH जो है वो लेफ्ट साइड हो गया, तब इसके नाम में हम L यानी कि कैपिटल डी और कैपिटल L का उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल ये कहां से आया, ग्लिसरॉल्डिहाइड से आया था। ग्लिसरॉल्डिहाइड CHOCOH इसको कहा जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और दूसरा बता रहा हूं मैं आपको CH2OH इसको कहा जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो ग्लूकोज में भी देखे थे आपने, ग्लूकोज CH2OH इस यौगिक का नाम होगा डी ग्लूकोज। तो सिर्फ इस बात पे है इसके जैसा हो तब उसमें बात होगी कि इस वाला पोर्शन में कैसा है कि OH CH2OH के जस्ट ऊपर वाला कार्बन पर OH राइट साइड में हो तब उसे हम D लगाएंगे, कैपिटल डी। ये जरूरी नहीं होता है कि प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कैपिटल डी इस कारण से स्ट्रक्चर में ऐसा है तब लगा रहे हैं। प्रकाश को किस दिशा में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, इसको जानने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह पता चलता है। फिलहाल हम आगे बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि डी और एल कैसे हम निर्धारित करते हैं। अनुक्रम नियम, उच्च वरीयता या निम्न वरीयता, किसी कार्बन से जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं, जैसे इस कार्बन से 4 अलग अलग परमाणु जुड़े होंगे, चलिए मान लेता हूं इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें आयोडीन जुड़ा हुआ है, ये मान लेता हूं। तो ये कार्बन कैसा कार्बन है, ये किरिल कार्बन है। ये कार्बन कैसा कार्बन है, किरिल कार्बन। किरिल कार्बन किसको बोलते हैं, जिसके चारों संयोजकता अलग अलग चीजों से जुड़ा होगा। तो इस स्थिति में हमें नंबरिंग करना है कि किस, इसको हम नंबरिंग करेंगे, पर किस आधार पर नंबरिंग करेंगे, इसके लिए मैंने नियम दिया है। जो परमाणु बड़ा होता है यानी जिसका परमाणु भार ज्यादा होता है, उस परमाणु को सबसे कम नंबर दिया जाता है। जो परमाणु सबसे छोटा होता है या परमाणु भार जिसका सबसे कम होता है, उसे सबसे ज्यादा नंबर दिया जाता है। जैसे इसमें आप जानते होंगे हाइड्रोजन छोटा परमाणु है, उससे बड़ा फ्लोरीन, उससे बड़ा क्लोरीन और उससे बड़ा आयोडीन परमाणु है। तो इस आधार पर इन परमाणुओं को नंबर दिया जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इसमें इसका नंबर है 4, इसका नंबर है, ये आयोडीन का नंबर है 1 और क्लोरीन का नंबर है 3 और फ्लोरीन का नंबर कहां पे आ रहा है, फ्लोरीन का नंबर आ रहा है 3 पर। फ्लोरीन का नंबर कहां पे आ रहा है, क्लोरीन का नंबर हो गया देखो, ये 3 हो गया, आयोडीन 1, क्लोरीन 2 और फ्लोरीन 3 और हाइड्रोजन 4, इस तरह से। तो यही बोला गया है, सबसे कम परमाणु भार वाले प्रतिस्थापी को सबसे अधिक नंबर दिया जाता है तथा सबसे अधिक परमाणु भार वाले परमाणु को या प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक दिया जाता है। अगर मैं मान लेता हूं यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर OH जुड़ा हुआ है, इस जगह पर मान लेते हैं कि SH जुड़ा हुआ है और इस जगह पर आयोडीन जुड़ा हुआ है,
तो कार्बन से जुड़े हुए पहले परमाणु को पहले चेक करिए कि इस जगह पर क्या जुड़ा हुआ है। इस जगह पर जुड़ा हुआ है कार्बन, इस जगह पर जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इस जगह पर जुड़ा हुआ आयोडीन, इस जगह पर सल्फर। इनमें कौन परमाणु बड़ा है, कौन सा छोटा है? कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 और आयोडीन का 53। तब बड़ा कौन हुआ? तो नंबर 1, 2, 3, 4, तब इसको नंबर दे देंगे, आयोडीन वाले को नंबर 1। ये आपको कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पहले ही क्लास में मैंने आपको याद करने के लिए दे दिया था, तो उसी के आधार पर आप काम करते रहेंगे। यह आवर्त सारणी आपको याद रहना चाहिए। चलिए, ये पहला हो गया। दूसरा परमाणु हमारे लिए देखो, दूसरा नंबर हमारा ये होगा, तीसरा नंबर ये होगा, चौथा नंबर ये होगा। इस आधार पर जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, जो कार्बन से जुड़े हुए परमाणु हैं या वो समूह है, उनको हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो एक नियम समझ में आया, नियम अनुक्रम नियम यानी सीक्वेंस रूल, यानी सीक्वेंस देते हैं, अनुक्रम देते हैं, एक क्रम वार इसको अरेंज करते हैं। तो किसको पहला नंबर दें, किसको दूसरा नंबर दें, ये हमें करना पड़ेगा। इस चीज को, नियम को आप ध्यान रखते जाइएगा। फिर दूसरे, हाँ इसको कॉपी में लिखना है भाई ना, ध्यान रखिएगा ताकि आपको याद रहने, तो भूल जाएंगे आप। दूसरी बात है, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हुआ कोई परमाणु है तो उसे 2 या 3 परमाणुओं के समतुल्य माना जाता है। जैसे हो सकता है कि C के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा होगा, या हो सकता है कि C के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होगा N। ऐसी स्थिति में इनको माना जाएगा समतुल्य, यानी कि समकक्ष माना जाएगा, इसके बराबर माना जाएगा। क्या? कि एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है माना जाएगा। इसी तरह से यहां पर माना जाएगा कि एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन वैसा होता नहीं है ना, वैसा होता नहीं कि एक, ये इसके बराबर माना जाएगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे में कार्बन है, CN जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CHO जुड़ा हुआ है, यहां से CH डबल बॉन्ड NH जुड़ा हुआ है, यहां पर OH जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ये कार्बन किस परमाणु से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। तो सबसे पहला पक्ष होता है कि ऑक्सीजन बड़ा परमाणु है कि कार्बन। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे नंबरिंग करेंगे, बहुत मायने रखता है, इसी जगह पे गड़बड़ होता है। इस कार्बन से इनको नंबरिंग करना है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन। अब बताओ, कार्बन है तीनों, तो अभी फिलहाल तो ये तीनों की वरीयता एक जैसी हुई। कार्बन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से, अब यहां देखो, ये कार्बन से ऑक्सीजन बड़ा परमाणु है कि छोटा परमाणु है? आप जानते हो कार्बन 12 परमाणु भार और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि ऑक्सीजन बड़ा परमाणु है। तो इन तीनों में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन एक बड़ा परमाणु माना जाएगा, तो इसको हम नंबर देंगे पहला। अब इन तीनों में हम तुलना करेंगे, ऊपर वाले में ये माना जा रहा है कि कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो, कार्बन तीनों में है, ये तो हो गया। उसके बाद अगला परमाणु क्या है? अगला परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बड़ा परमाणु माना जाता है, तो अगला नंबर हमारा आएगा इसके लिए, ये लो 2। अब इन दोनों की तुलना हो गई, इन दोनों की तुलना हो गई, तो इसको हमने ले लिया। अब अगला परमाणु का तुलना करना है इनमें, इनके साथ। इस कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन, जबकि इस परमाणु का 3 नाइट्रोजन, तो अगला नंबर, उससे कम वाला नंबर इसको मिल रहा है 3, और फिर उसके बाद इनको मिल रहा है 4। तो इस तरह से इसको 4 नंबर मिला। तो अनुक्रम कैसे किया गया, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको, थोड़े से नियम कंप्लीट नहीं हुए तो और आपको बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल हम करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब, यदि 2 या 2 से अधिक समूह का सहसंयोजक परमाणु समान है तो अन्य परमाणु को आधार माना जाता है। यस, यही बात बोला गया। जैसे यहां पर देखें, मैं यहां पर लेके चला, कार्बन के साथ यहां पर OH जुड़ा हुआ है, यहां पर O
F जोड़ देता हूं। चलिए इस जगह पर CH2NH2 जुड़ा हुआ है, यहां पर CH2OH जुड़ा हुआ है। अगर यहां पर लिखा है 2 या 2 से अधिक समूह का संयोजन समान परमाणु से हो, यानी कि यहां पर देखिए इन दोनों में समान परमाणु के साथ संयोजन है, तो हम किनको नंबर दें? इनमें भी समान परमाणु के साथ संयोजन है। तो सबसे पहले ये समझो कि इनसे जुड़े हुए परमाणु को पहले चेक करो। इनसे जुड़े हुए परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है। तो हम इन दोनों में पहले वरीयता किसको देंगे? जो बड़ा परमाणु है, तो इन दोनों को देंगे। अब इन दोनों में हम ये चेक करेंगे कि ऑक्सीजन का तो हो गया, जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में बड़ा परमाणु फ्लोरीन है। सो इस बेस पर इनको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। अब इन दोनों में कार्बन कार्बन दोनों समान हो गया, तो इनको नहीं चेक करेंगे। अब उसके अगला परमाणु होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तुलना में बड़ा परमाणु है, तो इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा नंबर देंगे। ये बड़ा परमाणु, दूसरा नंबर। तो इस तरह से 2 तो हो गया, 1 2, ये तीसरा नंबर में आ जाएगा और ये चौथा नंबर। इस तरह से सीक्वेंस रूल का उपयोग करते हुए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। सीक्वेंस रूल का उपयोग करने के लिए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए इसके बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हम एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एक बात और याद रखना, जब हम अनुक्रम नियम के अनुसार अनुक्रम कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां पर इंटरचेंज करते हैं, स्थिति का विस्थापन करते हैं। स्थिति का विस्थापन या इंटरचेंज कैसे करें? जिसको डबल इंटरचेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल इंटरचेंज भी कहते हैं इसको। 2 बार हम घुमाते हैं। जब पता चल गया है, यानी क्या करेंगे? स्थानांतरण करेंगे। स्थितियों को हम एक तरह से स्थापित करेंगे कि वो रियल में किधर है, यानी वो प्रकाश को किधर घुमा सकता है, ये हम यहां पर ध्यान देते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? ये बीच कार्बन है और इस जगह पे मान लेते हैं नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। या ये भी हो सकता है कि 4 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये भी हो सकता है कि ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है। कई स्थितियां हो सकती हैं। ये भी स्थिति हो सकता है, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। ये भी स्थिति हो सकता है कि यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है। तो हम देखें कि कैसे इंटरचेंज करेंगे, स्थितियों को कैसे सही जगह पे लाएंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा, इंटरचेंज। देखो जब भी कोई चीज करते हो तो लास्ट इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम प्रकाशीय समावयवियों को पहचान सके। यहां पर प्रकाशीय समावयवियों को पहचानने का क्या तरीका होगा जरा मैं अभी बताऊंगा। तो इस किस जगह पे उपयोग हुआ ये भी बताऊंगा। तो फिलहाल तो आपने यहां पर देखा कि स्थितियों को, जो प्रतिस्थापी है उनको हमने नंबरिंग किया। इसको कहते हैं हम सीक्वेंस रूल के अनुसार किया। सीक्वेंस रूल क्या है आपको शायद क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो थोड़ी प्रैक्टिस बेटा, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से हो जाएगा ये चीज। चलो यहां पर मैं बात कर रहा था कि अगर ये स्थिति में, हाँ, हमको एक ही उद्देश्य पे ध्यान देना है कि 4 को नीचे लाना है, और 4 को नीचे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 4 ऑलरेडी नीचे है, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, जैसा है वैसे रहेगा। इसमें 4 को नीचे लाने के लिए हमें क्या करना? 4 नीचे आएगा तो 3 ऊपर जाएगा। जब ऐसा कर रहे हो तो ये ऐसे ऐसे चेंज हुआ, तो ये भी ऐसे ही चेंज होगा कि 1 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। तो डबल इंटरचेंज हुआ। क्या हुआ? एक इंटरचेंज यहां पे हुआ कि 4 इधर आया, 3 इधर चला गया। 1 इधर आएगा, 2 इधर चला गया। इसमें कैसे होगा? ये यहां पर इंटरचेंज होगा। 4 को नीचे, 4 को बस ध्यान रखना, 4 को नीचे लाना है। तो ये हो गया ऐसे में, 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। इसी जगह पर 3 और 1 में भी इंटरचेंज हुआ कि ये 3 हुआ, ये 1 हो गया। इस जगह पर देख रहे हो कि 4 ऊपर है, तो 4 इस तरफ से नीचे आएगा, तो 1 को ऊपर ले जाएगा, 1 को ऊपर ले जाएगा, 4 को नीचे ले आएगा। तो ये भी ऐसे ही चेंज होगा कि 2 इधर आएगा, 3 उधर जाएगा, तो 2 3। इस तरह से हमने देखा कि 4 अपनी स्थितियों को क्या करता है? कहां ले जाता है? नीचे ले जाता है।
तो हमने जो भी हमारे पास अणु था उस अणु में हमने पहचाना कि किसको नंबर क्या देना है। इसमें अनुक्रम नियम में ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा गहराई से इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार समझने से ये नहीं होगा काम, एक दो बार आपको इसमें सोचना है और मेहनत करना है। फिलहाल एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि ये स्थितियों को आपने तो पहचान लिया कि इस जगह पे हुआ क्या है, तब 4 को भूल जाना है। आपको क्या करना है भैया, 4 को भूल जाना है कि वो कहां पे है, और बाकी नंबर को आप ध्यान देना है। 4 को आप भूल गए तो नंबर 1 से लेकर के 3 तक पहुंचे, 1 से 2 पहुंचोगे, 2 से लेकर के 3 पहुंचोगे, तो आपकी स्थिति क्या बन रही है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगा तो वो आर को दिखाता है, आर फॉर्म में है, आर रूप में है, यानी प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा सापेक्षिक रूप से। और दूसरी बात है एस है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये यौगिक कैसा बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये आर को दिखा रहा है, आर रूप को दिखा रहा है। इसमें क्या देखो तो ये 4 को हमने भूल गया तो 1 2 3 ऐसे आया, मतलब ये भी 1 2 3 देखो क्लॉकवाइज, ये भी आर रूप है। यहां पर देखिए 4 इधर है, तो देखो 1 2 3 ये भी आर को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें देख लेते हैं भाई, 4 ये है, 1 2 3 ऐसे जा रहे हो, तो ये ऐसे गया उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉक। तो आर यानी राइट और एस मतलब सिनिस्टर। हम कुछ यौगिकों को समझें, चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। COOH CH3 OH और ये H, एक यौगिक ये हुआ। दूसरा COOH CHOH और यह है CH3। मुझे नंबरिंग करना है सब में, तो कैसे करूंगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन को ज्यादा वरीयता मिलेगी, यानी कि नंबर 1। नंबर को आप ध्यान देना है। 4 को आप भूल गए तो नंबर 1 से लेकर के 3 तक पहुंचे, 1 से 2 पहुंचोगे, 2 से लेकर के 3 पहुंचोगे, तो आपकी स्थिति क्या बन रही है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगा तो वो आर को दिखाता है, आर फॉर्म में है, आर रूप में है, यानी प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा सापेक्षिक रूप से। और दूसरी बात है एस है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये यौगिक कैसा बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये आर को दिखा रहा है, आर रूप को दिखा रहा है। इसमें क्या देखो तो ये 4 को हमने भूल गया तो 1 2 3 ऐसे आया, मतलब ये भी 1 2 3 देखो क्लॉकवाइज, ये भी आर रूप है। यहां पर देखिए 4 इधर है, तो देखो 1 2 3 ये भी आर को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें देख लेते हैं भाई, 4 ये है, 1 2 3 ऐसे जा रहे हो, तो ये ऐसे गया उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉक। तो आर यानी राइट और एस मतलब सिनिस्टर। हम कुछ यौगिकों को समझें, चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। COOH CH3 OH और ये H, एक यौगिक ये हुआ। दूसरा COOH CHOH और यह है CH3। मुझे नंबरिंग करना है सब में, तो कैसे करूंगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन को ज्यादा वरीयता मिलेगी, यानी कि नंबर 1। फिर उसके बाद कार्बन और दोनों कार्बन को किया जाएगा, तो दोनों कार्बन में किसको देखेंगे, कार्बन कार्बन तो समान है, तो अगले परमाणु की तरफ चलेंगे। अगले परमाणु हाइड्रोजन, जबकि इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बड़ा परमाणु, इसको अगली वरीयता मिलेगी 2nd। फिर ये 3rd और ये हो गया 4। अब इसमें देखिए कि कौन कहां पे है। हम देख रहे हैं कि 4 यहां पर है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है। हमें इंटरचेंज करना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे इंटरचेंज होगा, मतलब इंटरचेंज होने के बाद 4 को नीचे लाना ही हमारा उद्देश्य है। 4 को मैंने नीचे लाया, उसके बाद मुझे पता चला कि 3 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। 4
ये हो गया। अब 1 से 2 और 2 से 3। अब बताओ ये प्रकाश को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज ही कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये आर फॉर्म है, आर लैक्टिक एसिड हो गया। तो डी और एल का उपयोग नहीं करते हुए हम आर और एस नोटेशन का उपयोग करते हैं इस तरह से। तो ये हो गया। अब इसमें बताओ क्या होगा, 1 2 3 4, 4 यहां पे है। तो हमारे पास ये इंटरचेंज के बाद क्या मिलने वाला है, देखो तो 4 इधर आ गया, तो 3 इधर आ गया, 2 और 1, ये 4, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस ग्रुप, यानी कि एस लैक्टिक एसिड है। इस तरह से प्रकाशीय संभाव्यताओं को हम पहचानते हैं। तो स्मॉल डी, स्मॉल एल, डी यानी प्लस, एल मतलब ये एक प्रायोगिक मेथड है जिसको हम प्रयोगों के द्वारा ही पहचान सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है, निर्धारण है, यानी प्रायोगिक निर्धारण है। जबकि आर और एस हम संरचनाओं को देख करके, हमारे पास संरचना जिस तरह है उसके बेस पर हम इनको पहचानते हैं। तो ये एक तरीका होता है आर और एस वाला। क्वेश्चन आपके पास आ भी सकता है, और भी क्वेश्चन तो मैं आपको देता हूं, आप इसको बताइए मुझे कि इसमें आर और एस में क्या होगा। CHO, COH, H और ये है CH2OH। मुझे बताइए कि ये R रूप है कि S रूप है? चलो कोशिश करो और बताओ, R रूप है कि S रूप है? ये कोशिश कर रहे हो? तो सबसे पहले तो हम इसका नंबरिंग करेंगे, यानी अनुक्रम नियम के अनुसार चलेंगे। तो कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन बड़ा परमाणु, तो इसको पहला नंबर देंगे, वरीयता ज्यादा होगा। अब इन दोनों में वरीयता की बात आती है तो देखो, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी पूरी संरचना को अगर हम देखें तो H जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो 2 ऑक्सीजन माना जाएगा। यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है इस तरह से। तब इस स्थिति में हम यहां पर ये समझेंगे कि इसमें 2 ऑक्सीजन है, मतलब अधिक वरीयता दी जाएगी इसकी तुलना में। तो ये सेकंड, पहले के बाद ये सेकंड और ये थर्ड रूम में आ गया, और ये हो गया 4। अब बताओ, इसको समझो और बताओ कि क्या हुआ है। 4 नीचे आएगा, 3 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो 4 नीचे हो गया। अब देखो 1 2 3 ऐसे चला गया, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये आर फॉर्म है, आर रूप में है लैक्टिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, आर ग्लिसरॉल्डिहाइड कहा जाएगा। OH को इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इसका क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब रूप। तब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर। 4 को मैं नीचे कर रहा हूं, 3 इधर चला गया, 2 और 1 में आ गया, तो 4 को भूल जाओ, 1 2 3 की तरफ चलो, तो ये S हो गया। तो S फॉर्म में आ गया। ये किसी भी कंपाउंड को आप पहचान सकते हो कि कहां पर R और कहां पर S रोटेशन है। तो ये बातें आपको समझना होगा। चलिए साहब, और भी एग्जांपल करने की कोशिश करना। अब एक शब्द आता है रेशमीकरण। कोई यौगिक D या L फॉर्म में है, उसको D शुद्ध रूप में है, तो उसमें हम L फॉर्म भी पैदा कर दें, D को कुछ मात्रा L में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि D और L यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले दोनों प्रकार के पदार्थ का मिश्रण बना दें, तो इसको रेशमीकरण कहते हैं। तो रेशमीकरण करने की प्रक्रिया देखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ध्रुवण घूर्णक समावयवी अघूर्णक रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे कर सकते हैं? प्रबलता से गर्म करके, जल के साथ गर्म करके, क्षार के संपर्क में रख करके, या अम्ल के संपर्क में रख करके। तो इसमें क्या क्या है, जैसे गर्म करके
एमिल एल्कोहल को गर्म करके रेसमिक मिश्रण बनाया जा सकता है। डी टार्टरिक एसिड को जल के साथ गर्म करके रेसमिक मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है। लैक्टिक एसिड को क्षार के साथ क्षार में रख करके ऐसा किया जा सकता है। और वैलेरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करा करके रेसमिक मिश्रण बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। अब देखेंगे क्विज। पहला प्रश्न आपके पास, जरा देखें, दिए गए अणुओं में किसमें चलाव्यवता होगी? ये प्रश्न देखिए, चलाव्यवता पढ़े हो, टॉटोमेरिज्म पढ़े हो, तो इसमें से 3 संरचनाएं दी गई हैं। आप कोशिश करो और बताओ कि चलाव्यवता किसमें होगा। चलो कोशिश करो कि चलाव्यवता किसमें होगा। बोल बेटा, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर। तो बताइए किसमें होगा? बेटा इस बात का ध्यान रखना कि चलाव्यवता तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। और अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो कहां कहां पे है और किस स्थिति में वो स्थायी है, ये भी देखें। स्ट्रक्चर चलाव्यता होने के बाद भी स्थायित्व तो होना जरूरी हो जाता है। जैसे हम पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं तो हमारी संरचना कुछ ऐसा नजर आएगा। सी 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 और सी, ऐसी संरचना है जिसमें सी के साथ डबल बॉन्ड ओ और ये ऐसा है। ये कार्बन और ये अल्फा कार्बन है। ये देख रहे हैं, ये अल्फा कार्बन। तो इस जगह पे एक हाइड्रोजन तो है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है। चलिए हम इसको समझते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? जब चलावता आता है तो क्या करता है? कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करें। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा 1 2, देखो इस परमाणु से 1 2 3, थर्ड परमाणु ट्राइड प्रणाली होगी, तब ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसमें और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। तो नई स्ट्रक्चर क्या नजर आएगा? जरा देखें तो सी सी ऐसे, ये अब यहां आप देख रहे हो कि ये सी के साथ OH बन जाएगा। छोटा हो गया क्या स्ट्रक्चर? थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे सी, ये इस तरह से सी, ये हुआ OH। अब ये OH आया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, H तो गायब हो गया। अब देखोगे H, ये इधर भी हो सकता था क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। पर ब्रिज वाले कार्बन पर कभी भी, ब्रिज वाला कार्बन यानी जिस जगह पे रिंग में कार्बन की संख्या कम है, तो उस ब्रिज वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा तो वह स्थिति कम स्थायी होगा, ये अस्थायी होगा, यानी कि इसके बनने की संभावना बहुत कम है। सेकंड वाले पे ध्यान देते हैं। चलिए सी ये सी है, यहां पर 2H है, यहां पर भी 2H है। सी, यहां पर भी 2H है, इस जगह पर 1H है। TH फेनिल ग्रुप, इस जगह पर H नहीं है। C, ये लीजिए डबल बॉन्ड, सॉरी डबल H2 है, CH2। इसके लिए यहां पर अगर आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड, यहां पर क्या चीज है? देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा तो नई संरचना क्या नजर आएगा वो जरा देख लें। नई संरचना नजर आएगा H, ये हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड और इस जगह पर एक मिनट, यहां पर एक ही H है बेटा ना, ये लीजिए। तो आप देख रहे हो कि इस जगह पे संरचना क्या हो गया? ऐसा हो गया CH2 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 CH, ये लीजिए CPH
PH, ये हो गया OH। यहां पर भी ये जो ब्रिज वाला कार्बन है, हमेशा याद रखना कि जो ब्रिज वाला कार्बन होता है, ब्रिज वाला कार्बन है, ब्रिज वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड स्थायी नहीं होगा। याद रखना, मैं लिख देता हूं, ब्रिज यानी सेतु, सेतु कार्बन पर द्विबंध स्थायी नहीं होता है। इस जगह पर डबल बॉन्ड है तो स्थायी नहीं है, तो यहां पर भी ब्रिज वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया जब इनॉल पोजीशन आया, इनॉल फॉर्म आया। क्या इसमें कुछ नजर आ रहा है? यहां पर CH2 है और इस जगह का H यहां चला जाए तो क्या संरचना नजर आएगा, जरा देखिए। मैं बहुत डिटेल में, अब तो संरचना समझ में आता है तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूं। यहां पर ध्यान दें, OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये CH हो गया और ऐसी संरचना होगी। तो ये ब्रिज वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आ पा रहा है इसमें, यहां पर का जो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें चला गया। तो आप देख रहे हो कि थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्थायी इसमें चलावता होगी, जबकि इन दोनों में से चलावता नहीं हो सकता, ये संरचना हो ही नहीं सकता है। ये वाली संरचना से ये चलावता होने के बाद ये संरचना और ये संरचना नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिज वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो एक कारण था। दूसरी बात ये थी कि अल्फा हाइड्रोजन तो था लेकिन फिर भी चलावता होने की संभावना थी इसमें। क्यों? और संभावना होने के बाद हमने देखा कि डबल बॉन्ड, वो हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को हमने स्थानांतरित किया कहां पर, इस जगह पर ऑक्सीजन पर, तो वो ब्रिज वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड बना पा रहा था, इसीलिए ये स्थायी नहीं है। सो एक ही चीजें राइट होगा कि तीसरी संरचना, केवल तीसरी संरचना जो है उसी में चलावता होगी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन से प्रतिबिंब समावयवी है? ये और ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी है क्या? ये दोनों है क्या? ये दोनों है क्या? ये दोनों है क्या? आप इसे चेक करिए। अब बोलना तो बड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, बात समझो इसको। तो मैं बता दूं, प्रतिबिंब समावयवी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये मेसोफॉर्म है तो इसमें प्रतिबिंब फॉर्म तो होगा ही नहीं। ये भी मेसोफॉर्म है और ये भी मेसोफॉर्म है, और ये दोनों, ये जो है एक, देखो इसमें केरल पॉइंट है, कोई एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो है, ये जो 3O है, ये एरिथ्रो है, एरिथ्रो है, एरिथ्रो है, तो ये 3O है, लेकिन एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। यानी कि बी में ये प्रतिबिंब समावयवता पाई जाएगी, प्रकाशीय समावयवता पाई जाएगा। ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है? मूलक समूहों का स्थान भिन्न होता है, यानी क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होता है, परमाणुओं का स्थान भिन्न होता है, या परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था भिन्न होती है, या कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न होती है। बताइए क्या होगा? ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है? जितने भी मैं क्वेश्चन दिखाया हूं आपको, वो सभी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इससे पहले जो नीट का एग्जाम हुआ है उनमें आया हुआ क्वेश्चन है कि अब मैं सारे क्वेश्चन दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे, जिससे आपको अब समझने में आसानी हो जाएगी कि वो प्रश्न किस तरह से एग्जाम में आते हैं। चलिए बताइए क्या होगा? ज्यामितीय समावयवता, क्रियात्मक समूहों के स्थान में परिवर्तन होगा बेटा, तो वो क्रियात्मक समूह समावयवता होगा, तो ये नहीं है। परमाणुओं की स्थिति अगर भिन्न होगी तो स्थान समावयवता हो जाएगा। त्रिविम व्यवस्था भिन्न होता है, यस। कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न नहीं होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समावयवता संबंधित ही नहीं है ये वाला, डी वाला। तो ये हुआ आपका जवाब सी। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव और कुछ ज्यामितीय समावयवताओं के EZ रूपों को बारे में भी बात करेंगे, EZ नोटेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।